नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल में। आज से हम लोग टेट और सीटेट दोनों परीक्षाओं के लिए शिक्षा मनोविज्ञान वाला जो पोर्शन है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे और एक एक चैप्टर के हिसाब से हम इसका अध्ययन करेंगे। जहाँ भी समस्याएं कोई आएंगी उन समस्याओं का हम मिलकर समाधान करते चलेंगे। क्योंकि जो हमारा टेट का एग्ज़ाम है या सी टेट का एग्ज़ाम है उनकी तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला टॉपिक है। आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं या समझ रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है शिक्षा और दूसरा शब्द है मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान, इसमें शिक्षा का मतलब होता है व्यवहार का परिमार्जन करना। व्यवहार का परिमार्जन करना, परिमार्जन का मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण का मतलब हो जाता है कि बालक जब हमारे पास कक्षा कक्ष में आता है तब उसके व्यवहार में कुछ अशुद्धियां रहती हैं। शब्दों का उच्चारण सही नहीं रहता या उसके बैठने के बात करने के तौर तरीके सही नहीं है। तो शिक्षा का मतलब है कि उस बालक के व्यवहार में शुद्धता को लाना और जो सही व्यवहार है उसकी ओर अग्रसर कर देना। वहीं मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन करना। जब बच्चा हमारे यहाँ प्रवेश करता है या जब कक्षा कक्ष में बच्चे का नया प्रवेश होता है तो उस बच्चे का व्यवहार का हमें अध्ययन करना होता है कि बच्चा किस तरीके से शब्दों को समझने वाला है, बच्चे का व्यवहार कैसा है या बच्चे के व्यवहार में जो भी कमियां हैं उसका भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से व्यवहार हो रहा होगा और उस व्यवहार में हमें अपने शब्दों को डालकर उसके व्यवहार का अध्ययन पहले कर लेना है कि हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब होता है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, बच्चे के व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। और कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षा मनोविज्ञान के अपनी जो शिक्षण पद्धति है उसको सही तरीके से लागू नहीं कर सकता। अब जब शिक्षा मनोविज्ञान ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है तो सबसे पहले हम आज इसमें समझेंगे कि आखिर ये शिक्षा शब्द क्या है। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा कि इस शिक्षा को समझ लिया जाए जिसको हम एजुकेशन कहते हैं। आखिर ये एजुकेशन या शिक्षा है क्या। चलिए, शिक्षा के संबंध में प्राय ये कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से लेके वृद्धावस्था तक, कहीं कहीं ये लिखा जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया है। वहीं कुछ विद्वान ये भी कह देते हैं कि विद्यालय में जाना, अपने सिलेबस को पूरा करना, पाठ्यक्रम में जो दिया है उसको पढ़ लेना, यही शिक्षा है। प्राय हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा हमारी होती है एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक का सर्वांगीण विकास करती है। और बालक के सर्वांगीण विकास का मतलब है उसके मस्तिष्क का विकास करना, उसके अंदर मूल्यों को डालना, उसमें संस्कार और सभ्यता का बोलते हैं विकास करना। इस तरीके से शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया हो गई जो बालक का सर्वांगीण विकास करेगी, जो बालक में नैतिक मूल्य, संस्कार और सभ्यता का विकास भी करेगी। तो ये जो हमारे पास शिक्षा शब्द आया है, इस शिक्षा शब्द का सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं।
ये जो शिक्षा शब्द है, इसको प्राचीन काल में शिक्षा न कह के विद्या कहा जाता था। जो शिक्षा शब्द है, जो शिक्षा है, इस शिक्षा को प्राचीन समय में विद्या कहा जाता था। और जो विद्या शब्द है वह संस्कृत भाषा की धातु विद से बना हुआ था। और इस विद का मतलब होता है जानना। शंकराचार्य जी ने जैसा कि कहा है, शंकराचार्य जी ने ये कहा है, सा विद्याया विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो हमें इस लोक से परलोक के लिए अग्रसरित करती है, जो हमें इस लोक से दूसरे लोक में ले जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विद्या का स्वरूप था वो परलौकिक के लिए था, परलौकिक था। और परलौकिक का मतलब है पराविद्या। ऐसी विद्या जो हमें परलोक से जोड़ रही है उसको हम कहते हैं पराविद्या। सा विद्याया विमुक्तये। यहाँ पे एक सूक्ति और चलती है, सत्य ज्ञानम अनंत ब्रह्मम, सत्य ज्ञानम अनंत ब्रह्मम। अर्थात विद्या या शिक्षा वह है जो हमें सत्य का ज्ञान कराती है, जो अनंत ब्रह्म है उस ब्रह्म का हमें दर्शन कराती है। इस तरीके से इन दोनों सूक्तियों में हमें विद्या के परास्वरूप का वर्णन होता है। टेट में एक बार पूछा गया है कि लोग अपरा विद्या में किन विषयों का अध्ययन करते हैं। तो पराविद्या में हम परलोक से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। ये दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में है। जैसे हमें आसन लगाना है, हमें समाधि में समाधि की ओर जाना है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम एक दर्शन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब कुछ समय बाद एक सूक्ति का नया विचार आया और ऐसा कहा गया, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। विद्या वह है जो हमें सदाचार सिखाती है, विद्या वह है जो हमें विनय सिखाती है, सदाचार सिखाती है, हमें मूल्यों का अध्ययन कराती है, हमें इस लोक से जोड़ने का प्रयास करती है। तो हमें यहाँ पर विद्या के अपरा स्वरूप का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि पराविद्या के अंतर्गत, जो पराविद्या है इसके अंतर्गत हम दार्शनिक विषयों का अध्ययन करते हैं। वहीं जो अपरा विद्या होती है उस अपरा विद्या के अंतर्गत हम लौकिक विषयों का अध्ययन करते हैं। ये एक बार टेट में प्रश्न पूछा गया है कि लौकिक विषयों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो लौकिक विषयों का अध्ययन अपरा विद्या के अंतर्गत किया जाता है। आप जो भी नोट करना है नोट कर लीजिए। चलिए, कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति को संस्कृत की शिक्षा धातु से मानते हैं। जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत की शिक्षा धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सीखना और सिखाना।
सीखना और सिखाना। वही कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की सास धातु से मानते हैं, और सास धातु का अर्थ होता है अनुशासित करना। अनुशासित करना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को सीखने सिखाने का प्रयास करती है, या बालक का जो भी व्यवहार है उस व्यवहार को अनुशासित करने का प्रयास करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं, शिक्षा शब्द है वो अंग्रेजी के शब्द एजुकेशन, अंग्रेजी के शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। जो शिक्षा शब्द है वो अंग्रेजी के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, और ये एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के, ये पूछा जाता है आपसे कि एजुकेशन शब्द किस भाषा से बना है, तो लैटिन भाषा से बना है, और लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। और ये एडुकेटम शब्द का भी अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए तो ये है ई प्लस ड्यू को, और ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर लाना। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बालक के अंदर जो चीजें छिपी हुई हैं उन चीजों को बाहर लाने का जो प्रयास किया जा रहा है वही हमारी क्या है, एजुकेशन है, वही हमारी शिक्षा है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जो अंग्रेजी का शब्द एजुकेशन है वो केवल एडुकेटम से नहीं बना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो एजुकेशन शब्द है वो अंग्रेजी के अन्य दो शब्दों एडुसियर और एडुकेटम से भी बना है। आइए हम इस पर विस्तार से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपको जो नोट करना है कर लीजिए। चलिए इसको हम थोड़ा इस तरीके से डायग्राम में बनाते हैं। हमारा एजुकेशन शब्द है, और ये हमारा जो एजुकेशन शब्द है वह हमारा लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा, और ये लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, या 3 शब्दों से विद्वान इसको बना हुआ मानते हैं। पहला शब्द हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम है एडुकेटम, और इस एडुकेटम को हमने भी विस्तृत किया ई प्लस डी को। ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब बाहर लाना। अतः बालक के अंदर निहित है जो, उसको बाहर लाना ही हमारा क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है। वहीं कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसकी उत्पत्ति एडुकेयर शब्द से मानते हैं। एडुकेयर, एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग आउट। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसकी उत्पत्ति एडुसियर शब्द से मानते हैं, जिसका मतलब होता है टू आउट ड्यूसर। लेकिन यदि हम तीनों ही शब्दों का अर्थ देखें तो इसका अर्थ है कि जो बालक के अंदर निहित शक्ति है उस शक्ति को बाहर लाना ही शिक्षा है। अतः बालक में पूर्व निहित जो शक्तियां हैं, बालक को जो पहले से ज्ञान है उस ज्ञान को बाहर लाना ही हमारा शिक्षा
कहलाता है। आप इसको नोट करिए, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं शिक्षा की परिभाषाएं। हमें ज़्यादा परिभाषाएं याद नहीं करनी है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं या पूछी जाती हैं, केवल उन्हीं को पढ़ना है। तो शिक्षा के संदर्भ में दो तरीके की परिभाषाएं हमें मिलती हैं। एक मिलती हैं भारतीय विद्वानों के द्वारा, भारतीय शिक्षाविदों द्वारा, और दूसरी मिलती हैं हमें पाश्चात्य शिक्षाविदों द्वारा। तो भारतीय शिक्षाविदों की बात करते हैं तो हमें तीन शिक्षाविदों की परिभाषाएं याद रखनी है। एक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक अथवा मनुष्य की शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, मैं तो शिक्षा उसी को मानता हूं जिसमें पहले शरीर की बात की है। देखिए इन्होंने क्या किया है कि पहले शरीर है ना, और शरीर से छोटा फिर मस्तिष्क, और मस्तिष्क में विहीन छोटी आत्मा, पहले बड़ी चीज फिर उससे छोटी चीज फिर उससे भी छोटी चीज। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। अर्थात यदि बालक के हमने शरीर को, मस्तिष्क को और आत्मा को जागृत कर दिया तो हम समझ जाते हैं कि बालक ने शिक्षा को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद हमें दूसरा विचार याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बच्चे को सिखाना कुछ नहीं है, जो भी हमें ज्ञान, हम लोग कहते हैं कि हमने बच्चे को ये सिखा दिया, बच्चे को हमने गणित सिखाया, बच्चे को हिंदी सिखाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ बच्चे के अंदर विद्यमान है, और जो बच्चे के अंदर विद्यमान है उसी को बाहर जो हम लेकर आएंगे वही हमारा क्या कहलाता है? एजुकेशन है। तो ये कहते हैं बालक में पूर्व निहित, यानी जो बालक में पहले से अंदर है, बालक को जिसका पहले से ज्ञान है, बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही, बालक में पूर्व निहित
पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। बालक में पूर्व निहित पूर्णता को ही अभिव्यक्त करना शिक्षा है। और तीसरी परिभाषा हम याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कह रहे हैं कि बच्चे में भय की समाप्ति हो जाए और बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर दे, तो समझ जाइए कि आपका जो उद्देश्य है उसको शिक्षा प्रदान करना वो पूर्ण हो चुका है। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर जी शिक्षा के संदर्भ में बच्चे के लिए कहते हैं, शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्रता, बच्चे में भय मुक्त रहे, खुले विचार का रहे। शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता, बच्चा किसी पे डिपेंड ना रहे, आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। तो भारतीय परिवेश में हमें केवल 3 जो शिक्षाविद हैं उनको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। वहीं स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे में स्वतंत्रता और उसको आत्मनिर्भर बनाना। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। ये 3 ही परिभाषाएं हमें भारतीय शिक्षाविदों की याद रखनी है और हमें उम्मीद है कि इन्हीं में से कोई ना कोई आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इन्हें नोट करिए। इसके बाद हम पाश्चात्य शिक्षाविदों की मतों का भी अध्ययन करेंगे। चलिए, पाश्चात्य शिक्षाविदों की हम बात करते हैं तो पहली परिभाषा याद हम रखेंगे फ्रॉवेल। महोदय। फ्रॉवेल महोदय ने बालकों की शिक्षा के लिए बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत किए और बच्चों की जो किंडरगार्टन विधि है, जिसको हम खेल उद्यान विधि भी कहते हैं, उसका प्रतिपादन फ्रॉवेल जी ने किया और बालक के संदर्भ में विशेष शिक्षा के लिए उन्होंने बात की। फ्रॉवेल शिक्षा को बालक में कहते हैं कि इसको रोपित मत कीजिए, बच्चे के ऊपर शिक्षा को हावी मत होने दीजिए, बच्चे को खेल खेल के द्वारा सिखाइए, क्योंकि बच्चे को सारी चीजें पहले से आती हैं। तो ये कहते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी अंतर्निहित, या हम कह सकते हैं आंतरिक शक्तियों को
बाह्य जगत से जोड़ता है, या हम ये कह सकते हैं बाह्य रूप देता है। बच्चे के अंदर सारी शक्तियां विद्यमान हैं और वह शिक्षा के द्वारा जो अपने अंदर शक्तियां छिपी हुई हैं, जो उसके अंदर विद्यमान हैं, उन शक्तियों को बाह्य स्वरूप दे देता है। वो शक्तियां उसकी बाहर से प्रकट हो जाती हैं और बाह्य जगत से उसका समन्वय हो जाता है कि बच्चे को इन चीजों का ज्ञान है, या बच्चे इस प्रतिभा के मुखी हैं, बच्चों को इस विशेष क्षेत्र में योगदान अधिक पसंद है। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी अंतर्निहित या आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप देता है या बाह्य जगत से जोड़ देता है। ऐसा फ्रॉबेल महोदय ने कहा, और फ्रॉबेल महोदय ने ही बच्चों के सीखने के लिए किंडरगार्टन विधि बनाई थी। और किंडरगार्टन विधि में कहा गया था कि बच्चे खेल खेल के द्वारा ज्यादा सीखते हैं, जिसको हम खेल उद्यान विधि भी कहते हैं। आप नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरे व्यक्तित्व का विचार लेंगे। इसके बाद शिक्षा के संदर्भ में अरस्तु महोदय का विचार प्रकट होता है। अरस्तु, देखिए अरस्तु का जो शिक्षा दर्शन है वो महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन से मिलता जुलता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अरस्तु का जो शिक्षा दर्शन है उस पर महात्मा गांधी जी के विचारों का अध्यारोपण मिलता है। अरस्तु ने शिक्षा के संदर्भ में जो मत कहा है वो गांधी जी के विचारों से मेल खा रहा है। अरस्तु कहते हैं स्वस्थ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। और ध्यान रखिए, ऐसा ही एक कथन महात्मा गांधी जी का भी था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य की शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। इसके बाद हम अगला कथन लेते हैं क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से मृत्यु तक, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से मृत्यु तक सीखने के अनुभवों एवं वर्णन की व्याख्या करता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो बालक के जन्म से मृत्यु तक सीखने के अनुभवों की व्याख्या करता है। यह है क्रो एंड क्रो महोदय का कथन। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में हमें 3 ही भारतीय और 3 ही पाश्चात्य शिक्षाविदों के कथन का अध्ययन करना है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए,
बात करते हैं शिक्षा की प्रक्रिया की। शिक्षा की प्रक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से आपका कोई ना कोई एक कथन या कोई ना कोई शिक्षाविद जरूर पूछा जाएगा। शिक्षा की प्रक्रिया के संदर्भ में दो प्रकार के मत मिलते हैं। एक मिलता है एजुकेशन इज ए डाइपोलर प्रोसेस, अर्थात शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। और शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है? एक व्यक्ति हैं जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके एक सिरे पर कौन होता है? शिक्षक, और दूसरे सिरे पर कौन होता है? शिक्षार्थी। अर्थात शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो लोग प्रतिभाग करते हैं और यह प्रक्रिया चलना प्रारंभ हो जाती है। इसका समर्थन, इस कथन का समर्थन भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया। और जॉन एडम्स का जो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, इसका जो समर्थन है वो कर रहे हैं रॉस। रॉस ने क्या कहा है? जिस प्रकार चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जिस प्रकार चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उसी प्रकार शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, जिसके एक सिरे पर शिक्षक और दूसरे पर शिक्षार्थी होते हैं। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? या प्रश्न पूछा जाएगा, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, इसका समर्थन किसने किया है? तो इसका समर्थन रॉस ने किया है। वहीं शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, या इसी को बोलते हैं त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। तो ऐसा मानने वाले व्यक्ति हैं जॉन ड्यूवी। इन्होंने कहा है शिक्षा के दो ध्रुव नहीं, शिक्षा के तीन ध्रुव होते हैं। एक पर होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी, और दोनों के बीच समन्वय के लिए होता है पाठ्यक्रम। तो तीसरे ध्रुव के रूप में इन्होंने पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया और इनके इस कथन का समर्थन किया रायबर्न ने। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसका समर्थन किसने किया? रायबर्न ने कहा, और रायबर्न ने इसका समर्थन किया है। और रायबर्न ने यह कहा है कि इसमें पाठ्यक्रम के स्थान पर समाज होना चाहिए। अर्थात उन्होंने पाठ्यक्रम के स्थान पर समाज को लिया है। सीधा प्रोसेस ये मान के चलिए कि पाठ्यक्रम का निर्माण भी हमेशा समाज की मांग के अनुसार होता है। पहले केवल इनकम टैक्स चलता था, टैली चलती थी, इनकम टैक्स चलता था, लेकिन जैसे ही जीएसटी आया तो हमारी कक्षा में पाठ्यक्रम में क्या सम्मिलित हो गया? जीएसटी के चैप्टर आना शुरू हो गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण भी किसके आधार पर होता है? समाज के आधार पर ही होता है।
अब बात हो जाती है शिक्षा के स्वरूप की। तो शिक्षा का स्वरूप तीन तरीके का है। शिक्षा एक होती है औपचारिक शिक्षा। स्वरूप की हम बात करते हैं तो शिक्षा के तीन स्वरूप माने गए हैं। एक होती है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में क्या होगा, निश्चित समय होगा, निश्चित व्यक्ति होंगे, निश्चित कक्षा कक्ष होगा। तो वह शिक्षा जो निश्चित समय पर निश्चित व्यक्तियों के द्वारा निश्चित समय पर निश्चित कक्षा कक्ष में प्रदान की जाती है उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा है, महाविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा है। एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो हमें घर में, समाज में, कहीं पे भी कुछ सीखने को मिल जाता है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। कभी भी कहीं भी कुछ सीख लिया जाए, ये अनुभवों के द्वारा भी प्राप्त हो जाती है। तीसरी होती है निरौपचारिक शिक्षा, या इसी को अप्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। यहाँ कक्षा कक्ष का कोई बाउंडेशन नहीं है। मीडिया के द्वारा, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसी को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा। थोड़ा सा आज के टॉपिक को मैं समरी में मतलब बोलते हैं सारांश में लेकर आता हूं। जरा आप एक बार फिर से समझिए। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान। आज हम केवल शिक्षा को समझ रहे हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति प्राचीन काल में संस्कृत की विद धातु से मानी गई, और विद का मतलब होता है जानना। विद धातु का मतलब जानना होता है, लेकिन प्राचीन काल में शंकराचार्य जी ने कहा था विद्या ददाते विनयम, सॉरी, सा विद्या विमुक्त, विद्या वह है जो हमें इस लोक से उस लोक के लिए मुक्ति दिलाती है। अर्थात यहाँ पर विद्या का मतलब था वेदों का अध्ययन करना, ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करना, उपनिषदों का अध्ययन करना, और एक ही तत्व था, एक ही उद्देश्य रहता था कि परमात्मा में विलीन होना। अतः यहाँ पर विद्या के परा स्वरूप का वर्णन मिलता है। फिर ऐसा सोचा गया कि सारे लोग ही जब परलोक चले जाएंगे, संसार को छोड़ देंगे, तो यहाँ रहेगा कौन? तो अपरा विद्या का स्वरूप मिलता है, और अपरा विद्या में लौकिक विषयों का अध्ययन किया जाता है। और लौकिक विषयों के अंतर्गत आते हैं जैसे गणित पढ़ना है, समाजशास्त्र पढ़ना है, हिंदी पढ़नी है, अंग्रेजी पढ़नी है। अर्थात जीवन यापन करने के लिए जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है उनको हम लौकिक विषय यानी अपरा विद्या के विषय कहते हैं, और परा विद्या के अंतर्गत दर्शन शास्त्र को लिया जाता है। उसके बाद अगर हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो परिभाषाएं हम दो तरीके पे याद रखेंगे, एक भारतीय शिक्षाविदों के और एक पाश्चात्य शिक्षाविदों के आधार पर। भारतीय परिवेश की अगर बात करते हैं शिक्षाविदों की, तो महात्मा गांधी के कथन को हमें याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। वहीं स्वामी विवेकानंद इंपोर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता होना चाहिए, या शिक्षा से का उद्देश्य है बालक को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाना। वही पाश्चात्य अगर शिक्षाविदों की बात करते हैं तो पाश्चात्य शिक्षाविदों में फ्रॉवेल का कथन, अरस्तू जी का कथन, अरस्तू जी का जो कथन है वो महात्मा गांधी जी से मिलता जुलता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं शिक्षा की प्रक्रिया की, तो शिक्षा की प्रक्रिया को के दो स्वरूप माने गए। प्रारंभ में माना गया कि एजुकेशन इज ए डाइपोलर प्रोसेस, अर्थात शिक्षा एक दोमुखी प्रक्रिया है, और इसको माना है जॉन एडम्स ने। इन्होंने शिक्षा के दो ध्रुव माने, शिक्षक और शिक्षार्थी, और इसका जो समर्थन रॉस है उन्होंने किया। रॉस ने भी कह दिया कि जिस प्रकार चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा के भी दो ध्रुव होते हैं। इसके एक सिरे पर शिक्षक और दूसरे पर शिक्षार्थी होता है। फिर इसी कथन में थोड़ा संशोधन हुआ और ऐसा माना गया कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह ट्राई पोलर प्रोसेस है, और ऐसा मानने वाले हैं जॉन ड्यूरी। और इन्होंने कहा कि शिक्षक शिक्षार्थी के बीच समन्वय करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए कुछ उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य हमारा करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम। और इसका समर्थन किया रायवर्ड ने, और रायवर्ड ने कहा है कि इसमें पाठ्यक्रम के स्थान पर समाज होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण भी समाज के आधार पर ही किया जाता है।
एक छोटा सा टॉपिक छूट गया कि जो शिक्षा शब्द है उसको अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है, और एडुकेटम भी ई प्लस ड्यूक्यू से बना है। ई का मतलब होता है अंदर से, ड्यूक्यू का मतलब बाहर निकालना, अर्थात बच्चे के अंदर जो ज्ञान है, जो शक्तियां छिपी हुई हैं, उन शक्तियों को बाहर लाना ही शिक्षा कहलाता है। वहीं कुछ विद्वान ऐसे हैं कि लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुसियर से भी इसकी उत्पत्ति आप मानते हैं, लेकिन हम सारे कंक्लूजन को निकाल के ये कह सकते हैं कि बालक के अंदर निहित शक्तियों को बाहर लाना ही हमारी शिक्षा है। और अंत में एक ही चीज होती है, द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बालक के व्यवहार में बोलते हैं बदलाव लाना। मॉडिफिकेशन मतलब बदलाव लाना, उसके व्यवहार में स्थायित्व लाना, यही हमारी एजुकेशन है। आज का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया जो शिक्षा पर था। कल हम बात करेंगे मनोविज्ञान की, उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में भेजिए, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी अच्छा लगे। धन्यवाद।